राजस्थान और देश की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार ओझी आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार जी। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह से आपकी मुलाकात होती है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं आपकी पार्टी के, जो चाहे बिल प्रदेश को लेकर हों या फिर हों। तो ऐसे क्या वार्ता सर दोनों से आपकी होती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है? मैं सबसे पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे देश की सर्वोच्च सदन में भेजा और मुझे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और साथ ही पूरे राजस्थान, पूरे देश के इशू को, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो भी हैं, इन सब के इशू को उठाने का जो अवसर मिला मुझे। आपका जो सवाल था कि मेरी जो PM साहब से और गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, मेरे एजेंडे के तहत हमारी मुलाकात हुई थी और मैं जिन इशूओं को लेके गया था, मतलब जिन मुद्दों को लेके गया था, और शायद आज तक इस प्रकार के मुद्दों पे किसी ने काम नहीं किया था। मेरा मेन फोकस ये है और साथ ही मेरी पार्टी का भी मेन फोकस यही है कि हम हमारे इलाके के अंदर जो पढ़ा लिखा जो युवा है, जो बेरोजगार हो रहा है, उनको कैसे रोजगार दे, स्किल डेवलप कैसे किया जाए, छोटे कुटीर उद्योग का डेवलप कैसे किया जाए, ताकि यहाँ के जो लड़का पढ़ा लिखा BA BEd शुदा है, नर्सिंग के वो बच्चे आज गुजरात मजदूरी जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमने स्किल डेवलप के लिए बड़ा स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया है। और साथ ही खेल विश्वविद्यालय सुशीला सबकी चर्चा में है। एक बच्ची अगर वो सोशल मीडिया या उसके शिक्षक ने वो वीडियो नहीं लिया होता तो सरकार या देश की निगाहें इस ओर नहीं जा पाती, और हो सकता है अगर वो निगाहें नहीं जा पाती तो वो प्रतिभाएं दब भी जाती, ख़त्म भी हो जाती। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बच्ची को सारे देश दुनिया ने देखा और उसको अवसर मिला। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि सुशीला अकेले नहीं है, ऐसे कई बच्चे बच्चियां हैं जो शानदार प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है, सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमारा जो डिमांड रही है कि इस इलाके के अंदर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली जाए, और PM साहब ने हमें आश्वस्त किया है। मैंने इसके पीछे तर्क दिए हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें यहाँ, और उन्होंने इसको स्वीकार किया है, माना है। और साथ ही हमने इस इलाके के अंदर PMT है, IITN है, इन सारी जो उच्च स्तर की एग्ज़ाम्स के लिए हमारे बच्चों को जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या अजमेर जाना पड़ता है। और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि वो जयपुर दिल्ली जाके पढ़ाई कर पाए। उदयपुर डूंगरपुर में भी रहते हैं तो अभिभावक लास्ट से 2 या 3 महीने का किराया भर पाते, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं रहती। अभिभावक कहते बेटा आज आप तो घर पे काम कर लें या फिर अहमदाबाद मजदूरी कर ले। तो हमने अपर हाई लेवल की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्राइबल का बहुत फंड आता है। सेंट्रल का देखो, स्टेट को देखो, मिनिस्टर साहब इधर उधर गप्पे मार रहे, मस्त घूमते रहते हैं, बिना मतलब की चीज़ों में पैसा जाता रहता है, पैसा लैप्स होता रहता है। तो उस पर मैंने प्रपोजल बना के दिया है इन सारे मुद्दों को लेके। और एक आपने फिर क्या ही दिया था बिल प्रदेश को लेके, बिल प्रदेश को लेके भी हमने प्रपोजल दिया है। बिल प्रदेश क्यों डिमांड ज़रूरत है, इसका बैक हिस्ट्री से लगा के वर्तमान और भविष्य को, इन तीनों कहे कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को आधार बना के मैंने प्रपोजल बना के दिया है कि बिल प्रदेश की डिमांड क्यों ज़रूरत है, इससे क्या प्रॉफिट होंगे, आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा है, इन सारी चीज़ों पे हमने दिया है। और PM साहब ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है हर बिंदु पे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जिन इशू को, ट्राइबल इलाके के इशू को लेके आए हैं, इन इशू पे हम लोग काम करेंगे। राजकुमार जी, आपने बिल प्रदेश को लेकर बताया, बिल प्रदेश में हम बात करेंगे कि बिल प्रदेश की मांग आप कर रहे हैं, तो बिल प्रदेश की मांग क्यों ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में जिस जगहों की आप बात करें, अगर बनता है, अगर आपकी मांग पूरी होती है, तो कितने ज़िले इसमें आने वाले हैं? देखो, अब इस बात का जो बिल प्रदेश की जो डिमांड आती है उसको लेके अलग अलग तर्क आते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव कहते हैं, कुछ नेगेटिव कहते हैं। तो किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को स्वीकार करने से पहले सच्चाई जाननी चाहिए, और इग्नोर करने से पहले भी सच्चाई जाननी चाहिए। बिल प्रदेश क्यों ज़रूरत है, उसको स्वीकार करने से पहले सच्चाई को जानना जरूरी है, और क्यों नहीं ज़रूरत है, विरोधी जो हैं उनके लिए भी सच्चाई जानना जरूरी है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे तर्क होना चाहिए। आपका कहना था ये डिमांड का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाते हैं, हमारे इलाके के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ, सिरोही के अंदर एक हत्याकांड हुआ, गुजरात के ईडर के पास में एक हत्याकांड हुआ। ये जितने भी जो राजा रजवाड़ों के समय अंग्रेजों से और उनसे आंदोलन जो हुए और एक नरसंहार जो हुआ, उस समय डिमांड थी कि जो रजवाड़ी व्यवस्था और अंग्रेजों की संधि हुई थी,
तो यहाँ के ट्राइबलों और साथ ही अन्य समुदायों का यह था कि हम उस संधि के आधार पर इस इलाके में नहीं रहेंगे, हमको स्वतंत्र बिलराज कायम करना है। तो हिस्टोरिकल आधार ये है। दूसरा चीज आधार ये है कि आज राजस्थान कोटड़ा से नज़दीक उधर जाए, यहाँ पे शामला जी हमारे ये इलाका आ जाता है, जाडोल फलाइशा का उधर, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का पड़ जाता है मध्य प्रदेश, हमारे बिछीवाड़ा से आगे आ गया गुजरात आ गया। तो बिछीवाड़ा का ट्राइबल अगर गुजरात में शादी करता है, बच्ची शादी करती है, तो वहाँ पर उसको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। गुजरात के बच्चे को राजस्थान में शादी करके लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बिल रह रहा है, यहाँ पर भी बिल रह रहा है, तो वहाँ से शादी करके यहाँ लाते हैं, तो उसको एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। भौगोलिक कल्चर सेम है। पहाड़ी जो अरावली पर्वत श्रृंखला का है या जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, चारों राज्यों का, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का सेम है। सेकंड चीज ये कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोग, सेम कल्चर में रहने वाले लोग, सेम बोली भाषा बोलने वाले लोग, इन लोगों को 4 राज्यों में डिवाइडेशन कर दिया, और 4 राज्यों में डिवाइडेशन करने की वजह से इनका कल्चर खत्म हो रहा है, इनकी बोली भाषा लिप्त होती जा रही है, इनके साथ शोषण हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। राजधानियों से दूर रहने की वजह से, 4 राज्यों की राजधानियों से दूर रहने की वजह से और प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से आज कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान का सबसे कुपोषित इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिलेगा। राजस्थान का सबसे एजुकेशन में पिछड़ा इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर मिलेगा। राजस्थान के प्रतिनिधित्व मामले में, ISRS बनने के मामले में क्या मिलेगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। वहीं मध्य प्रदेश में जाओगे, मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर मिलेगा। पिछड़ा इलाका, कुपोषित इलाका, एजुकेशन के मामले में हर क्षेत्र में पिछड़ा इलाका, गुजरात का दाहोद इलाका, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में ये नंदुरबार, नासिक, धुलिया, ये इलाका जो बिल पट्टी में जो डिमांड चल रही है, अगर ये इलाका उस समय एक बिल राज या कोई भी नाम दे देते, अगर बन गया होता, तो आज ये जो कुपोषित है, पिछड़ा हुआ है, देश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही जो बिल प्रदेश पट्टी में जो माना जा रहा है वो है। इसलिए ज़रूरत है, अगर इनको, अब राजधानी यहाँ सेंटर में रहेगी, राज्य बनेगा, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के स्टेट की जो गवर्नमेंट बनेगी वो निकली, यहाँ पॉलिसी बनाएगी, यहाँ के लोगों के अनुरूप। राजस्थान में पॉलिसी बन रही है, जयपुर में, यहाँ का प्रतिनिधित्व पॉलिसी नहीं बनाने में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हाथ खड़ा करो तो हाथ, नेगेटिव तो नेगेटिव, विपक्ष में बैठा तो ना, पक्ष में बैठा तो हाँ। क्या पास हो रहा है कोई घंटा ही नहीं पता है। अभी हमारे बीएपी से चुने हुए जनप्रतिनिधि गए, तब पता चला कि कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा कानून आ रहा है, किस कानून हमारे हित में है, कौन सा कानून हमारे अहित में है। इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन अब होने लगा है। तो ये वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। इसलिए बिल प्रदेश की विशेष बातें बहुत सारी है। इंटरव्यू देंगे बिल प्रदेश पे तो हम 2 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। कभी और आपके चैनल पे इसको मैं विस्तृत बताऊंगा, क्यों ज़रूरत है। अगस्त सितंबर में आपकी भारत आदिवासी पार्टी का गठन होता है, और बहुत कम समय में इस तरह से पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, तो आपको किस नज़रिए से लगता है कि अब आपकी पार्टी को किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने दिल से काम किया है। और मैंने भी मंचों पे कहा है कि दिल से काम करने वालों की जीत होती है। बाकी पार्टियों में जेब से काम होता है, हमारी पार्टियों में दिल से काम होता है। और आज मुझे यहाँ तक पहुँचा, हमारे जितेंद्र भाई बहुत नज़दीक, हम तो जीता हुआ मान रहे हैं सोलंबर से। हम जिन लोगों को जिताया है उस लेवल तक बनाया है हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत। इस क्षेत्र की आम जनता ने हमें दिल से चुना है, और हम दिल से कोशिश करते हैं कि इनके लिए जितना हो सके इतना बेहतर काम करें। मैं उस नज़रिए से देखता हूं कि सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी के रूप में बीएपी उभरी है, और इसको सभी समुदायों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है एक माहौल बना जाता है क्षेत्र में, ये है वो है। मेरे को हर लोगों ने समर्थन दिया है। ये बिल्कुल जरूरी सच्चाई ये है कि ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, ट्राइबल ने 100% मुझे दिया है, एससी ने भी दिया है, माइनॉरिटी ने भी दिया है, और जो मानवता में विश्वास करने वाले ओबीसी जनरल के कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। हमारी पार्टी का वही लोग विरोध करता है जो शोषण की नीति रखता है, भेदभाव की नीति रखता है, अत्याचार की नीति रखता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमसे दूर रहते हैं। बाकी जो मानवता में विश्वास करने वाला हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के रहता है। मैं उस नज़रिए से देखता हूं भविष्य उज्जवल रहेगा और इस क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी बीएपी पार्टी। आपकी प्रदेश में भी कार्यालय खोलकर एंट्री वहाँ कर ली गई है, एमपी में भी आपका विधायक हैं, तो आगे किस तरह की आपकी रणनीति इसको लेकर रहने वाली? देखो, हमारी विचारधारा जो है एक शानदार, एक मजबूत विचारधारा आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के आधार पे हम लोग बहुत तेज़ी से, उस आइडियोलॉजी की ऐसी धार है हमारी, तो सामने कुछ भी हो कटेगा।
मतलब वैचारिक रूप से जो है नेशनल पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा की आइडियोलॉजी के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो हम शानदार तरीके से प्लानिंग के तहत हमारे जो इशू हैं इन इशू को आधार पे हम लोग 4-5 राज्यों में काम आने वाले समय में करेंगे। जिस तरह से उपचुनाव होते हैं, आपके 84 सीट जहाँ से आप विधायक बने थे और सांसद बने थे, उस सीट पर सभी की नज़र रहती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, कई सारे जो नेता हैं वह यहाँ पर रहते हैं। तो क्या क्योंकि जब परिणाम आते हैं उस समय आपकी सीट फिर से वहाँ से निकलती है। सलूम्बर की सीट भी बहुत कम वोटों से जो भाजपा जीती थी। तो सर कैसा लगा था? देखो 84 का एक सबने टारगेट बना लिया था, लेकिन 84 की जनता पे, 84 के युवा पे मुझे भरोसा था। 84 के अंदर लोग टिकने वाले हैं, बिकने वाले नहीं हैं। 84 के लोग छोटे मोटे लालच में आने वाले नहीं हैं, दूरदृष्टिता वाले लोग हैं। वर्तमान भाजपा सरकार ने या भाजपा पार्टी ने इस उम्मीद से काम किया है, उस दृष्टि से काम किया कि उनको छोटी मोटी लालच में, लोभ लालच में फंसाएंगे, आ जाएंगे, वो वक्त तक चला गया। जिस मानसिकता से उन्होंने काम किया पिछले 10 सालों पहले, जो मानसिकता थी उस मानसिकता से अब ट्रेंड बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों का विजन बदल गया है। तो हमारी 84 की आम जनता इतनी मजबूत है, इतने सक्षम है, मतलब मानसिक रूप से इतना मजबूत है। हो सकता है आर्थिक रूप से हम गरीब हैं, लेकिन मेंटली इतना मजबूत है कि एक तरफा हमको जिताया और सरकार, पूरा शासन प्रशासन लगा, सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ, सारे मिनिस्टर लगाए। हमारे बाबूलाल जी बेचारे, उनको न पूरा वहाँ खेतों में घूमे, पालियों में घूमे, लेकिन कहीं नहीं जमा। हम तो बाबूलाल जी को ये कहते हैं कि उनको अवसर मिला है टीडी मिनिस्टर का। आपका इतिहास में लिखा जाएगा कि आपके कार्यकाल में आपने क्या किया ट्राइबल मिनिस्ट्री पे रहते हुए। तो आज भी उनको आपके चैनल के माध्यम से मेरा सजेशन है, विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो आइडिया है शायद वो आपकी पार्टी नहीं दे पाएगी, आपका कार्यकर्ता नहीं दे पाएगा। हम जो आइडिया दे रहे हैं उस आइडिया पे काम करो। हिस्ट्री में आपका नाम होगा कैसा ट्राइबल मिनिस्टर था जिन्होंने अच्छा काम किया। हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। आप श्रेय लेना हमारे आइडिया के, लेकिन काम करो। जिस तरह से अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा हो, या फिर अभी जो विरोध प्रदर्शन जो संसद के बाहर देखने को मिले, आपने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मेरा राहुल गांधी एक अच्छा लीडर है। मेरा समर्थन ये नहीं है राहुल गांधी को समर्थन, मेरा समर्थन सच्चाई का है, हकीकत क्या है उसको समर्थन करेंगे हम लोग। अगर कुछ वक्त तक कुछ मामले में अगर राहुल गांधी जी भी गलत होंगे तो हम कहेंगे कि गलत हैं। कुछ वक्त मामले में अमित शाह जी सही होंगे तो उनको कहेंगे नहीं ये सही है। 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो फॉर्मूला लेके आ रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है कि जनता का समय खराब हो रहा है, दूसरा राजकोष पे नुकसान हो रहा है, बजट खर्च हो रहा है। बजट कौन सा खर्च हो रहा है? निर्वाचन आयोग का बजट खर्च हो रहा है, पार्टियों का बजट खर्च हो रहा है। सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है पार्टियां जो चुनाव में खर्चा कर रही है वो खर्च हो रहा है। निर्वाचन आयोग का तो हो रहा है, मानते हैं, वो राजकोष से जा रहा है, जनता का टैक्स जा रहा है, लेकिन जो पार्टियां जो खर्चा कर रही है वो उस पर रोक लगाई जाए, क्यों खर्चा कर रही है चुनाव में आप। सेकंड चीज तर्क ये दे रहे हैं कि समय खराब होगा। सर समय खराब नहीं होगा। सेकंड चीज, एक साथ चुनाव हो जाएंगे, कम बजट में होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन फॉर्मूला हमारे देश के संवैधानिक जो ढांचा है या संसदीय जो ढांचा है उस पर अटैक करता है। ग्राम पंचायत में चुनाव में इशू अलग रहते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे इशू अलग रहते हैं, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और इशू अलग रहते हैं। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो घोड़े के साथ भेड़िया भी चेयर पे बैठ जाएगा, समझ गए? घोड़े के साथ भेड़िया भी चेयर पे बैठ जाएगा। मतलब राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पे या कोई भी पार्टी सत्ता में आ रही है तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। तो उसी पार्टी का जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, उसी पार्टी का अगर वो प्रधान का चुनाव लड़ रहा है, उसी पार्टी का विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो वो किसी, मतलब वो कहते हैं घोड़े के साथ खच्चर वच्चर गधे वधे सब सेट हो जाएंगे। तो संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्वालिटी खत्म हो जाएगी। जो लीडर्स हर वक्त अलग अलग, पंचायती राज का चुनाव का अलग मुद्दा रहता है, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। विधानसभा चुनाव का अलग मुद्दा रहता है, वो खत्म हो जाएगा। पंचायती राज प्रधान जिला प्रमुख का मुद्दा अलग रहता है, वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। और छोटे मुद्दे खत्म हो गए, बड़े मुद्दों के आधार पे, जैसे कि अभी चुनाव में क्या होता है, धर्म के आधार पे चुनाव लड़ा। यार धर्म इंसान की रक्षा करेगा, आप कौन होते हो उनकी रक्षा करने की? आस्था सबके अंदर होनी चाहिए, है लोग मानते हैं, लेकिन धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, बेरोजगारी खत्म हो गई,
महंगाई खत्म हो गई, कुपोषण खत्म हो गया, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। तो ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे अगर वन इलेक्शन वन नेशन होता है, और देश बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से भजनलाल सरकार को राजस्थान में 1 साल पूरा हो गया है और आपको भी करीब 6 महीने केंद्र सरकार में हो गए, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस 1 साल और 6 महीने के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर लें तो यहाँ पर विकास को आप किस मुद्दे से देखते हैं? देखो, सरकारें बनती है और बदलती भी हैं सरकारें, लेकिन पिछला 1 साल रहा, मतलब ये साल रहा है, उसमें हमने जो महसूस किया, सारे मिनिस्टर एज ए पार्टी प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, न कि योजनाओं को तरल पे इम्प्लीमेंट कराने पे काम कर रहे हैं। हम जितने जो मिनिस्टर हैं वो अपने डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पार्टी प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी हावी है, और ब्यूरोक्रेसी जनता की स्कीम और जनता के डेवलप के नाम से जो पैसा आ रहा है उसको भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र को खत्म करने का वर्तमान में काम कर रही है। सरपंच लेवल के जनप्रतिनिधि हो या विधायक लेवल के जनप्रतिनिधि हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो जनता की आवाज़ बन के आया है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे जैसे विपक्ष में तो ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और जनता की भावना, जनता की समस्या जनप्रतिनिधि जानता है, एसी के रूम में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेसी नहीं समझता है। ब्यूरोक्रेसी पेपर समझता है, लोगों का दिल नहीं समझता है, लोगों का दिल जनप्रतिनिधि समझता है। तो वर्तमान इन 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें राजस्थान की जनता की भावना पे ठेस पहुंची, दिलों पे ठेस पहुंची, सिर्फ कागजों पे काम किया है ब्यूरोक्रेसी ने, और ब्यूरोक्रेसी ने कहीं न कहीं पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की भावना पे अटैक करने का काम किया। राजकुमार जी, आप 2018 में विधायक थे, उस समय कांग्रेस शासन था, और आपके जो वागड़ इलाका है वहाँ से 2 मंत्री थे, तो क्या मानते हैं उस समय राजस्थान में विकास हुआ था क्या? पिछले समय में मैंने मेरे विधानसभा की बात करूँ या मेरे क्षेत्र की बात करूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें कराई। दुर्भाग्य की बात है कि मैंने बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था। इतिहास के, मतलब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इलाके के अंदर था करेणा पेयजल परियोजना। 886 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। मैंने तीनों ब्लॉकों में 2 कॉलेज नहीं खुलवाए, एक पहले से खुली थी, उसको मैंने भवन बनाया, मतलब एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट बनाया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो प्रोजेक्ट सैंक्शन था 886 करोड़ का, टेंडर हो गया, सरकार आई, उस पर भी रोक लगा रखी है। तो JJMM के तहत प्लानिंग ये थी कि घर घर नल पहुंचाएंगे। यार भाई, जो हमने सैंक्शन करा रखा है उसको तो कराना चाहिए। हमने काफ़ी काम कराए और अच्छा काम हुआ था। पिछले समय अच्छा काम हुआ था। उम्मीद है इस सरकार से भी, भले 1 साल खराब रहा हो, लेकिन नेक्स्ट बार राजनीतिक से ऊपर उठ के जो एक बार सत्ता में बैठ जाए, आज मैं सांसद बना हूं तो मेरे लिए सभी पार्टी के लोग समान होने चाहिए। वही चीज़ सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए होना चाहिए कि आम जनता सभी और स्कीम के मामले में भेदभाव नहीं करते हुए राजस्थान के हित में अच्छा प्लान लाएं और अच्छा काम करें, तो राजस्थान की जनता, आवाम आने वाले वक्त उनके लिए अच्छा पहल करेगी। आखिरी सवाल है, आपके भी सांसद, आदिवासी सांसद है मन्ना लाल जी रावत, उनमें और आप में काफ़ी सोशल मीडिया पर जो आक्रामक देखने को मिलते हैं या काफ़ी बयानबाजी देखने को मिलती है। आपका संसद में आपने मिलते होंगे, तो उस समय व्यवहार कैसा रहता है? कि बातचीत होती है, नहीं होती है, या फिर ऐसी आक्रामकता दोनों के बीच क्यों रहती है भाई साहब? देखो, विचारों की लड़ाई है। जब जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता को ही आग जलाने का, घर जलाने का बात करे तो हमें तकलीफ होती है। इस क्षेत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। ये पूरे 2 संभागों के अंदर विपक्ष की मुख्य भूमिका BJP पार्टी निभा रही है। हमारा कार्यकर्ता से लगा के जनप्रतिनिधि हम लोग निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। तो उनकी जो भी गलत नीतियां हैं, जो भी गलत कमेंट है, जो भी गलत स्टेटमेंट है, उनका हम पुरजोर तरीके से वैचारिक रूप से उनका विरोध करते हैं। लेकिन वो वैचारिक रूप से तो करना चाहिए, होना चाहिए, वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो व्यक्तिगत ले लेते हैं, कई बार बौखलाहट वाली स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। और संसद में देखो, व्यक्तिगत रूप से हमारा ऐसा कोई नहीं, वैचारिक लड़ाई है हमारी। कभी मिल जाते हैं, कभी आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, बातचीत होती है, मुलाकात होती है। कभी संसद में, अब संसद एक सदन में बैठ रहे हैं तो कभी कुछ बातचीत हो जाती है। तो ये थे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोजी, जिनसे हमने बात की और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।